तुम केमिस्ट्री में कभी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते अगर तुम ये गलती कर रहे हो। तो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर नहीं, अगर ये डाउट है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर इस वीडियो के एंड तक बने रहे तो मैं बताऊंगा कि मैंने पूरी केमिस्ट्री कैसे रिवाइज की थी 6-7 घंटे में, वो भी नीट से पहले। अगर तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से पढ़ ली तो मेरी गारंटी कि तुम क्वेश्चंस गलत नहीं कर पाओगे। हर एक ड्रॉपर की नीड अलग होती है और इस वीडियो में उसका सोल्यूशन आज दूंगा। सो हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सौरभ एंड आई एम फाइनली एमबीबीएस स्टूडेंट। एंड यार आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हमने यार एक कंप्लीट रोड मैप की बात तो कर ली थी, फिजिक्स की बात कर ली थी, लेकिन अभी केमिस्ट्री और बायो बची थी। तो ये वाली वीडियो केमिस्ट्री पर होने वाली है। सब कुछ बताने वाला हूँ केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री कैसे करनी है ताकि तुम्हारे 150 प्लस मार्क्स आ जाए। एंड यार मैंने खुद टेक्निक्स अप्लाई की थी अपने टाइम पर। जो गलतियां बच्चे करते हैं, जो चीजें तुम करने वाले हो गलत, वो भी बताऊंगा एंड कैसे उसे तुम ठीक कर सकते हो वो भी बताने वाला हूँ। एंड अगर तुम जीरो पर हो एंड भाई तुम्हें 150 प्लस लाने तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बनी हुई है। एंड यार जो भी ये वीडियो देख रहे हैं एक चीज समझो, अगर तुम जीरो पर हो या फिर तुम्हारा थोड़ा बहुत सिलेबस हो चुका है, डज नॉट मैटर, ये वीडियो तुम्हारी इवन दो हेल्प करेगी, चाहे तुम जीरो पर हो या फिर तुम्हारा कुछ भी हो रखा है, ये वीडियो डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो एंड तक देखकर जरूर जाना। तो यार इसको 2 फेज में डिवाइड कर देंगे पूरी तैयारी को। वो होगा जुलाई से लेकर तुम्हारा जनवरी तक, और फिर दूसरा फेज होगा फरवरी से लेकर तुम्हारा एंड तक, जब तक तुम्हारा नीट का एग्जाम नहीं हो जाता है। अब देखो जो पहला फेज होगा जो जुलाई से लेकर जनवरी तक है वो हमारा प्रिपरेटरी फेज होगा। तुमने जितना भी पढ़ रखा है, जितना भी तुम पढ़ोगे वो इस फेज में आएगा। तो देखो क्या करना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, तुम्हारा मेन फोकस होगा लेक्चर्स लेना, अपना सिलेबस खत्म करना, क्योंकि काफी लोग का यार सिलेबस ही खत्म नहीं होता तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम अच्छे मार्क्स लेकर आओ। तो सिलेबस में खत्म करना अपनी मेन प्रायोरिटी होगी यहाँ पर, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी प्रायोरिटी होगी यहाँ पर। अब देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, उससे पहले लेक्चर्स लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक ड्रॉपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट बात है वो है कि तुम में से 90% बच्चे ये वाली गलतियां करेंगे कि वो बिना अपनी गलतियां एनालाइज किए हुए, बिना अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखे हुए, बिना अपने वीक पॉइंट्स देखे हुए, कहाँ तुमने गलतियां की अपने पिछले अटेम्प्ट में, वो बिना एनालाइज किए हुए किसी भी बैच में अभी एनरोल कर लेंगे एंड लाइव क्लासेस लेना शुरू कर देंगे। और ये काफी बड़ी मिस्टेक है। और एक चीज जिस पर तुम सब अग्री करोगे वो है कि हर ड्रॉपर के पढ़ने का स्टाइल डिफरेंट होता है। हर एक ड्रॉपर अलग तरीके से चीजों को समझता है और पढ़ता है, एंड हर एक ड्रॉपर को अलग अलग नीड्स होती है अपनी पढ़ाई के लिए। एंड यार किसी को रिवीजन की ज्यादा जरूरत होती है, किसी को बस अपना एग्जाम टेम्परामेंट थोड़ा चेंज करना पड़ता है ताकि वो सिलेक्शन ले ले। उसे आता सब है लेकिन बस एग्जाम टेम्परामेंट को बढ़ाना पड़ता है, बढ़िया करना पड़ता है, तब जाकर उसका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी को अपना सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत होती है और किसी को रिवीजन ज्यादा करने की जरूरत होती है। तो भाई इसी चीज के लिए तुम ये नहीं कर सकते कि तुम एक ही बैच में एनरोल कर रहे हो एंड सबको एक तरीके से ट्रीट किया जाए। दिस इज अ लिटिल अनफेयर फॉर ड्रॉपर्स। एंड यार ये सब चीजें तुम खुद से पता नहीं कर सकते हो कि तुम्हें एक्चुअली क्या चाहिए। एंड यार इसी चीज को तुम अगर कोई टीचर से जाके पूछो तो ज्यादातर बार ऐसा होता है कि वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं एंड तुम्हें स्टार्टिंग से ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं। मतलब तुम्हें वो नॉर्मल ड्रॉपर बैच में एनरोल करवा के तुम्हें स्टार्टिंग से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो इसी चीज का सोल्यूशन मैं ढूंढ ही रहा था, तभी मुझे एक वेबसाइट मिली एंड उस वेबसाइट का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां पर यार तुम्हें सिर्फ अपने नंबर वगैरह डालने हैं, अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी है वहां पर, एंड तुम्हारा एक पर्सनलाइज्ड प्लान आता है। वहां पर प्रॉपर ग्राफ्स दे रखे हैं, हूबहू चीजें जो मैंने बताई है ना वो दे रखी है कि तुम्हें कहां पर इंप्रूव करना है, कैसे तुम्हारा पाथ रहेगा। तो एक पर्सनलाइज्ड प्लान तुम्हें वहां पर मिलने वाला है। अब फॉर एग्जांपल तुमने अपने 320 मार्क्स डाले कि 320 नंबर आए थे तुम्हारे, एंड फिर तुम्हारे पास एक पिरामिड आता है और वो पिरामिड तुम्हें बता रहे तुम कहां एक्चुअली लैग कर रहे हो, तुम्हें क्या करना है। तो तुम्हें एक्यूरेसी ज्यादा इंक्रीज करनी है 320 नंबर के हिसाब से। एंड इसके बाद तुम्हें पता लगता है कि कौन कौन से गोल्ड माइन चैप्टर्स है, यानी कौन कौन से चैप्टर्स की वेटेज ज्यादा है, एंड तुम वहां से अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। जैसे काइनेटिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, तो ये सब यहाँ पर तुम्हें पता लगता है। इसके बाद तुम्हारे पास एक प्रॉपर ग्राफ आता है, पूरा रोड मैप आता है कि तुम कैसे अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो, 700 प्लस भी ले जा सकते हो, जैसे गोल्ड माइन चैप्टर्स पर काम करके, हाई यील्ड रिपेयर करके और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाकर। एंड ये जब इतने डिटेल में एनालिसिस किया जाएगा तुम्हारे मार्क्स का, तो तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होना इंपेरेटिव है, क्योंकि तुम्हें पता लग जाएगा कि कहां पर तुम्हें काम करना है, कौन से पॉइंट्स तुम्हारे वीक है एंड कहां पर तुम लैग बिहाइंड कर रहे हो। इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च की, थोड़ा और जाना तो पता लगा कि अरेविहान करके ऐप है जहां पर टॉप फैकल्टी तुम्हें पढ़ाने वाली, जैसे प्रिंस सर, अनुष्का मैम, रितु मैम एंड और भी बहुत सारे स्टार टीचर्स। एंड यार यहाँ पर जो बैच है उसका नाम है डॉक्टर्स बैच। तो अभी से तुम अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो उसमें एनरोल करके, क्योंकि इसका प्राइस सिर्फ 2499 है फॉर द होल ईयर एंड सिर्फ शुरू के 1000 बच्चों के लिए ही। तो अभी जाकर एनरोल करो इसमें। यहाँ पर तुम्हें लाइव डीबीबी डिस्कशन मिलेगी, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी और यहाँ पर तुम्हें पर्सनलाइज्ड पाथ मिलेगा। हर एक बच्चे का एक पर्सनलाइज्ड पाथ होगा जिसको उसे फॉलो करना है बस, एंड अपना सिलेक्शन लेना है। तो भाई मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो अभी जाकर डॉक्टर्स बैच में एनरोल करो, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में। अब हमने ये तो बात कर ली कि कैसे तुम्हें नोट्स बनाने, क्लासेस लेनी है। अब उसके बाद अपन बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी है। अब देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस का सबसे मेजर सोर्स जो होता है वो मॉड्यूल्स ही होती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एन अवस्थी ले लेते हैं, मैंने भी एन अवस्थी ली थी अपने पॉइंट ऑफ टाइम पर,
लेकिन यार मैं उसे कभी कर ही नहीं पाया, वो ऐसी की ऐसी बंद पड़ी हुई है। तो इसलिए सबसे पहले अपनी मॉड्यूल्स करो, मॉड्यूल्स को अच्छी तरह कर लिया ना तो उसके बाद तुमने 3-4 बार कम से कम मॉड्यूल्स कर लिए, उसके बाद दूसरी बुक्स पर जाओ। तो कभी ऐसा मत करो कि दूसरी बुक्स पहले कर ली और मॉड्यूल्स बाद में की, ये चीज़ मत करना कभी। अब थोड़ा सब डिवीजन वाइज जाकर देखते हैं कि कैसे चीज़ कैसे अप्रोच करनी है। पहले ऑर्गेनिक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है। देखो ऑर्गेनिक के लिए प्योरली, जैसे मैंने पहले बोला था, प्योरली अगर तुम नोट्स पढ़ लो ना अच्छी तरह और क्लास में अटेंशन दे दो, तुम्हारा 70 to 80% काम वहीं हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक के लिए वो चीज़ करनी है, सारी नेम्ड रिएक्शंस को याद रखना है। और वो याद कैसे रखूंगा मैं, याद कैसे रखनी है वो एंड में बताऊंगा तुम्हें। और साथ साथ ऑर्गेनिक की एक और चीज़ करनी है तुम्हें, वो है कि जो भी एनसीईआरटी में लिखा है उसे यार एटलीस्ट 1-2 बार पढ़ लेना। इतनी बार नहीं पढ़ना जैसे तुम बायो पढ़ते हो वैसे नहीं पढ़ना, लेकिन 1-2 बार जरूर पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना अपने आंखों के आगे। रही बात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक में प्योरली यार तुम अगर एनसीईआरटी पढ़ लो एंड उसके पीछे के कॉन्सेप्ट समझ लो नोट्स से या फिर अपने लेक्चर्स के थ्रू, तो तुम्हारा काम वहाँ पर हो जाएगा। तो इनऑर्गेनिक के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स नहीं पढ़नी है, एक्स्ट्रा चीज़ और कुछ नहीं पढ़नी है। मॉड्यूल इनफैक्ट किसी के लिए नहीं पढ़नी है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो, किसी चीज़ के लिए नहीं पढ़नी है। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिर फिजिकल, किसी के लिए तुम्हें केमिस्ट्री की मॉड्यूल्स नहीं पढ़नी है। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। एंड यार जो एनसीईआरटी में टेबल में दिए गए ना उनको एक बार आंखों के थ्रू कर लेना, क्योंकि वो काफ़ी बार पूछे जाते हैं एंड काफ़ी पीवाईक्यूज़ में पूछे जाते हैं। तो एक बार पीवाईक्यू देखना और जो टेबल्स से पीवाईक्यूज़ आए हैं उसे एक बार हाईलाइट कर लेना ताकि तुम्हें पता लग जाए कि ये टेबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनऑर्गेनिक की बात हो गई, अब हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री पर, जो यार ऑलमोस्ट फिजिक्स की ही तरह है। एंड हर बच्चे को ये प्रॉब्लम आती है, हर बच्चा जो फिजिक्स में स्ट्रगल करता है उसे कहीं ना कहीं फिजिकल केमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम आती है। एंड उसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, वो है कि सारे जो तुम्हारे फॉर्मूलाज है उन्हें अच्छी तरह याद करना। अगर तुम्हें वो फॉर्मूला याद है तो तुम हो ही नहीं सकता यार कि वो क्वेश्चन तुमसे ना हिले या क्वेश्चन तुमसे वो ना बने। तो इसलिए फॉर्मूला अगर याद होगा तो तुम्हारा 80% काम तो खत्म है। अब 20% काम सिर्फ उस फॉर्मूला को ढंग से लगाने का होता है कि कौन सी वैल्यू क्या डिपिक्ट करती है, कौन सी चीज़ क्या डिपिक्ट करती है, उसके हिसाब से तुम्हें उस फॉर्मूला को यूज़ करना होता है। बस वही चीज़ अगर तुमने पकड़ बना ली, वहीं पर अगर तुमने ग्रेट होल्ड बना लिया अपना, तो तुम्हारा मेजर काम तो वहीं खत्म हो जाएगा। रही बात कि फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, तो यार फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नोट्स बहुत काम के हैं। अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे तो कहीं ना कहीं तुम ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें दी गई हैं। तो ट्राई करो कि नोट्स पहले पढ़ो, उसके बाद नोट्स से समझने के बाद तुम एनसीईआरटी पर जा सकते हो। और एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो है कि एनसीईआरटी जब तुम पढ़ो उसके यार एक चीज़ ढंग से लिख लो यार अपने आसपास की तुम्हें कैसे ना कैसे उसके सारे एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, सारे इनटेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और सारे के सारे पीछे वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्योंकि कई बार, मतलब मैं जितनी बार बोलूँ उतना कम है, लेकिन भाई मेरे टाइम में भी 21 वाले पेपर में भी, 20 वाले पेपर में भी और 23 वाले पेपर में भी काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया है या फिर उसकी कुछ वैल्यूज़ चेंज कर दी गई या फिर कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन ही दे दिया गया है। ये सेम फिजिक्स में रिपीट होता है, सेम केमिस्ट्री में भी रिपीट होता है। तो इसलिए सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल्स और सारे बैक क्वेश्चंस करके जाना, तुम्हारा मेजर पार्ट वहां पर कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि भैया रिवीजन कैसे करना है चीज़ों का। जैसे मैंने फिजिक्स, अगर तुमने फिजिक्स वाली वीडियो देखी है तो तुम्हें पता होगा कि शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। वही बात तुम्हें यहाँ पर केमिस्ट्री में करनी है, लेकिन क्या शॉर्ट नोट्स यहाँ पर कैसे बनाने हैं वो एक बार ध्यान से सुनना। देखो शॉर्ट नोट्स अगर तुम ऑर्गेनिक के बना रहे हो, ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ नेम्ड रिएक्शंस लिखनी है या फिर कोई वन लाइनर स्टेटमेंट जो हुआ, जो तुम्हें लगता है कि भाई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है या टीचर ने उस पर ज़्यादा एम्फेसिस डाला था क्लास के दौरान, तो उसे लिख दो। जो भी तुम्हारी नेम्ड रिएक्शंस है उन्हें रिएक्टेंट लिखो, प्रोडक्ट लिखो। एंड जो रिएक्टेंट्स वाली चीज़ होती है, रिएक्टेंट तो लिखे, प्रोडक्ट लिखे। एंड जो इंटरमीडिएट वाली चीज़ होती है उसे मत लिखना, क्योंकि वो पूछी नहीं जाती एग्जाम में, तो इसलिए उसका इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जो भी उसके कैटलिस्ट वगैरह होते हैं वो एक बार ध्यान से लिख लेना, जो भी उसके टेम्परेचर होता है वो ध्यान से लिख लेना। तो बस रिएक्शंस लिखो एंड उसके बाद उसके साइड में उसका नाम लिखो। तो तुमने ऐसे करके अपनी पूरी कॉपी बना लोगे तुम अपनी पूरी नेम्ड रिएक्शंस के लिए। एंड जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी उसमें लिख लो, तो वो भी काम आएंगे जब तुम रिवीजन कर रहे होते हो। एंड यार मेरी बात मानो, मैंने अपनी पूरी ऑर्गेनिक मैक्स टू मैक्स 2.5-3 घंटे में मैंने पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज की थी अपने शॉर्ट नोट से। एंड ये मुझे एक रिग्रेट है कि मेरे पास अभी वो शॉर्ट नोट्स है नहीं तुम्हें दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने नीट के 1-2 दिन बाद ही वो शॉर्ट नोट्स दे दिए थे किसी को। तो इसलिए वो मेरे पास शॉर्ट नोट्स है नहीं तो मैं तुम्हें पक्का दिखाता। एंड लेकिन मैं शेयर भी कर देता अगर मेरे पास वो होते अभी। तो रही बात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब तुम शॉर्ट नोट्स बनाओ तो सिर्फ और सिर्फ जो वो होते हैं ना ऑर्डर्स होते हैं, जैसे रेडियस के ऑर्डर, बेसिसिटी के ऑर्डर, एसिडिटी के ऑर्डर, वो सब तुम्हें वहाँ पर लिखने हैं और उनको याद रखना है। तो तुम्हें एक्सेप्शंस भी काफ़ी याद रखने पड़ेंगे कि कहाँ पर एक्सेप्शंस आते हैं, कब साइज़ में एक्सेप्शन आता है, कब स्ट्रेंथ में एक्सेप्शन आता है, कब बेसिसिटी में एक्सेप्शन आता है। तो ये सब चीज़ें तुम्हें याद रखनी है और वहाँ पर लिखनी है।
और रही बात फिजिकल केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुलाज लिखने, ये तो तुम्हें पता ही है और ये तुम लिख भी लोगे, फॉर्मुला शीट बनाते हो तुम, तो वो सब कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी बतानी, क्योंकि काफ़ी बच्चे से इग्नोर कर देते हैं एंड सीधा फिर अपने नोट से पढ़ने जाते हैं। लेकिन नोट से वो फ़ायदा नहीं होता जो शॉर्ट नोट से फ़ायदा होता है रिविजन के टाइम पर। एंड भाई लास्ट के 2-3 महीने में बहुत चीज़ें काम आने वाली है। रही बात टेस्ट की फ्रीक्वेंसी की, तो भाई अभी जो टेस्ट है तुम अपने पार्ट सिलेबस टेस्ट तो साथ साथ दो ही दो, जो वीकली होते हैं या बाई वीकली होते हैं, तो उसे तो देना ही देना है तुम्हें, कोई टेस्ट मिस नहीं करना, इसका ध्यान रखना है तुम्हें। एंड यार ये सब करने के बाद तुम्हारा दूसरा फेज शुरू होता है और वो फेज होगा फरवरी से लेकर अपने नीट के टाइम तक का। एंड यार उस पॉइंट ऑफ टाइम में तुम्हें रिविजन पर ध्यान देना है। जो तुमने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ना, ये इस पॉइंट ऑफ टाइम तक बना देने फेज 1 में। शॉर्ट नोट्स बनाओ और फिर जब तुम्हारे रिविजन का टाइम आए तो वो शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो। उसके बाद तुम्हें टेस्ट लगातार देने हैं और इस फेज 2 में टेस्टिंग तुम्हारी ज़्यादा होनी चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हारी ज़्यादा होनी चाहिए। तो बार बार जब तुम टेस्ट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें अपने वीक पॉइंट्स पता लग जाएंगे। जब वीक पॉइंट्स पता लग गए, तुम्हें पता लग गया किस नर्व्स में दिक्कत है और उसे हमने ठीक कर लिया, तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे डायरेक्टली मॉक टेस्ट में। तो ये सब सारी चीज़ें थी। एंड यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तो अगर तुमने रीनीट दिया था, तुम्हारा नहीं हो रहा है, कम मार्क्स आ रहे, तो भाई घबराओ मत, डरो मत, बस अपने आप पर फोकस रखो एंड एक लीप ऑफ फेथ लो कि भाई तुम हाँ कर सकते हो। बस अपने आप पे भरोसा नहीं तोड़ना है, अपने आप पर तुम्हें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, क्योंकि तुमने जर्नी क्यों स्टार्ट की थी, अपने आप को याद दिलाओ कि मैंने क्या बोलकर स्टार्ट की थी कि हाँ मैं सिलेक्शन लूँगा। तो यही जज्बा जो पहले था, वही जज्बा वापस से लेके आओ एंड अपने पूरी जी तोड़ जान लगा दो इस अटेम्प्ट के लिए। बाकी यार तुम्हारी कोई भी क्वेरीज या फिर कोई भी क्वेश्चन हो जो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता देना या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी यार कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।